स्वागत करता हूं आपका दोस्तों आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और नयन आईएएस समर्पित है आपकी तैयारी के लिए। कंपटीशन के जो भी विषय हैं या जो भी सिलेबस है उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ताकि किसी भी सामग्री की आपको कमी ना पड़े। उच्च स्तरीय सामग्री और कमिटमेंट के साथ जो है हम आपकी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप आएँ और प्लेलिस्ट में वीडियोस को चेक करें और उन्हें विजिट करें। दोस्तों, केमिस्ट्री की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री में पिछली बार जो है हमने हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के बारे में बात किया था कि किस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी देखा था हमने, बहुत महत्वपूर्ण है। भारी जल देखा था हमने। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के बारे में बात की थी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह जो है उनका अलग अलग प्रयोग है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है भारी जल का। भारी जल हैवी वाटर सॉफ्ट वाटर या मृदु जल से किस तरह डिफरेंट है और क्या जो है उसका अनुप्रयोग है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। तो दोस्तों, आज जो है कुछ और बातें उससे रिलेटेड जो है, जो कि प्रश्नों में पूछी गई हैं, वहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो जो भी बची कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई जगह से कलेक्ट की हुई, तो कुछ उन चीज़ों को देखेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे हमको देखना क्या था दोस्तों, और चीज़ों में हमें ये जानना था कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए, जैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे जनरल साइंस में जो सवाल पूछता है वो अप्लाइड पूछता है। तो ये तो थियरी हो गई, थियरी से रिलेटेड भी हमने सवाल देख लिया था। और अब देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो बन सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं आपको इस टॉपिक से। तो जैसे हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि बिना हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन नहीं जलेगी। बिना हाइड्रोजन, ठीक है, बिना हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन नहीं जलेगी, ठीक है। बिना हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जलना संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए, देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। क्या होगा अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए, ठीक है। क्या होगा अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए, तो बिना हवा की उपस्थिति में तो पहली बात हाइड्रोजन जलेगी ही नहीं। और दूसरी बात अगर मान लीजिए अगर हवा की उपस्थिति है, तब क्या होगा। हवा की उपस्थिति है तब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह, क्योंकि हवा में अगर ऑक्सीजन आ गई तब उसके बाद ऑक्सीजन से हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेगा, तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगी और जल का निर्माण करेगी। मतलब अगर हवा नहीं है तो जलेगी नहीं, और हवा है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना लेगी, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझिए इस चीज को, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो है इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानना यह है कि ये एक स्वच्छतम ईंधन है, जो आधुनिक समय में जीवाश्म ईंधनों के प्रति जो है
जागरूकता बढ़ रही है कि उनका कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि पर्यावरण प्रदूषण जो है निम्नतम स्तर पे पहुंचाया जा सके। उसमें जो भी स्वच्छ ईंधन है दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन का भी महत्व है, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नए ज़माने की तकनीक के रूप में शामिल है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है दोस्तों। क्या है? स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। और कह लीजिए स्वच्छतम है, मतलब स्वच्छ ही नहीं है, स्वच्छतम है, मतलब सबसे स्वच्छ दहन ईंधन है। और इसके जलने से क्या पैदा होता है? अगर ये जलेगा तो जलने से क्या पैदा होगा? जल पैदा होगा, जो कहीं से भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं पैदा करता, बल्कि वो पर्यावरण के लिए हितैषी ही है। जल तो पर्यावरण के लिए हितैषी ही है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन को आप जलाएंगे तो क्या पैदा होगा? वाटर पैदा होगा, ठीक है। अब आप कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, मिट्टी का तेल या डीजल, अगर आप ये सारी चीजें जलाएंगे दोस्तों, कोयला है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये कौन से ईंधन है? इनको हम कार्बनिक ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बनिक ईंधन या जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं? कार्बनिक ईंधन या जीवाश्म ईंधन। अगर हम इनको जलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? जो भी हानिकारक गैसें होंगी उनका उत्सर्जन होगा, CO2 और अन्य हानिकारक गैसों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ठीक है। मतलब कौन कौन सी गैस बनेगी? CO2 बनेगी और हानिकारक गैस बनेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन को जलाने से आपने क्या देखा? जल निर्मित हुआ, अर्थात पर्यावरण हितैषी है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। पर्यावरण हितैषी है हाइड्रोजन या इको फ्रेंडली है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। जल की जो अस्थाई कठोरता होती है दोस्तों, वो आपको पता ही है कि जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा चलिए, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो पानी या जल जो है, इसका सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पानी या जल का सबसे शुद्ध रूप जो होगा दोस्तों, क्या होगा? वर्षा का पानी। वर्षा का जो पानी होगा दोस्तों, ये क्या होगा? जल का शुद्धतम रूप होगा। जल का क्या होगा? शुद्धतम रूप होगा। जो वर्षा का पानी होता है दोस्तों, इसका जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। और जो पानी जमीन पे गिर जाता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला पानी होता है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल, इसमें क्या होता है? बहुत सारी अम्लीय प्लस क्षारीय अशुद्धियां क्या होती हैं? घुल जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी अम्लीय और क्षारीय जो है अशुद्धियां घुल जाती हैं, दूषित हो जाता है। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। या दोस्तों, जल में आप ये समझिए कि जो आप जल वाष्पित करते हैं, मान लीजिए आपने किसी बर्तन में जल वाष्पित किया और उसको ऊपर से किसी केतली बर्तन द्वारा आपने रोक लिया, ठीक है। अशुद्ध जल जो होता है वो भी बहुत शुद्ध होता है, ठीक है। वो जो है अगर आप उसको संघनन के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए तो वो बहुत शुद्ध होता है। एक तरह से यही जल तो वर्षा का जल भी होता है, क्योंकि वाष्पित होके ये ऊपर जाता है और ठंडा होके फिर कंडेंशन की प्रक्रिया जब होती है तो वो जमीन पे गिरने लगता है, ठीक है।
बात क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, ये हो गया आपका। अब मान लीजिए जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो ये देख लें दोस्तों कि जो है अगर अशुद्ध जल है तो उससे पेयजल कैसे तैयार किया जाएगा। आपने देखा होगा शहरों में अशुद्ध जल से ही पेयजल तैयार किया जाता है, शुद्ध जल कहीं अलग से नहीं आता, वो अशुद्ध जल को ही प्यूरिफाई या प्रोसेसिंग करके ही तैयार किया जाता है। तो वो कैसे तैयार होता है दोस्तों? वो कैसे तैयार होता है? निर्लवणीकरण द्वारा। क्या किया जाता है? निर्लवणीकरण द्वारा, मतलब उनके लवणों को उनसे पृथक कर दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए गर्म ही करते हैं, वाष्पित होता है, फिर संघनन से आप प्राप्त करते हैं, तो वो जल भी क्या होता है? लवण मुक्त हो जाता है। ठीक है, द्वारा अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। कैसे होता है? क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे क्लोरीन का प्रयोग क्या होता है? ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग भी शुद्ध करने में होता है। ठीक, क्लोरीन जल को शुद्ध करने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, जल को क्या होता है? विसंक्रामक बनाने में होता है, विसंक्रामक बनाने में, या किसी और भी चीज को विसंक्रामक बनाने में। और पीने के पानी में क्या होता है? ये पीने के पानी में ये क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है? रोगाणुनाशक का काम करता है। किसका काम करता है? रोगाणुनाशक का। क्या क्लोरीन कितना महत्वपूर्ण है? जल को शुद्ध करने में इसका बहुतायत रूप से प्रयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट की गोलियां भी कुएं में डाली जाती थी, आपने देखा था कि उसको जो है विसंक्रामक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब खारा पानी को अगर शुद्ध पानी में परिवर्तित किया जाए, ठीक है, जो खारा पानी होता है दोस्तों, खारा पानी को शुद्ध पानी, ठीक है, शुद्ध पानी में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया है वो क्या है? उत्क्रम परासरण। मतलब इसमें क्या होता है? जो खारापन या नमक होता है उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उसको उससे अलग कर लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब फिटकरी का प्रयोग किया जाता है गंदा पानी साफ करने के लिए। फिटकरी का प्रयोग करते हैं किसको? गंदे पानी को साफ करने में इसका प्रयोग होता है, फिटकरी का। ये कैसे गंदे पानी को साफ करती है? ये फिटकरी गंदे पानी को कैसे साफ करती है दोस्तों? तो ये करती है रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा। ये कैसे होता है? स्कंदन कैसे होता है ये हम समझेंगे। जब दोस्तों फिटकरी को गंदे जल में आप मिला देंगे तो उसके बाद क्या होगा? पहले क्या होगा? कोगुलेशन होगा, फिर ऊर्णन होगा, फिर अवसादन होगा। मतलब स्कंदन का मतलब आप मान के चलिए कि फिटकरी क्या करेगी? अपने आसपास गंदे जो है कणों को
इकट्ठा करेगी, स्कंदित करेगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे खुल के गंदे अणुओं को साथ लेके अवसादित हो जाएगी या पानी में बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को साफ कर देती है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हुआ। सब हाइड्रोजन से जुड़े चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए वनस्पति तेल, मान लीजिए वनस्पति तेल है। जब बायोलॉजी में हमने पढ़ा था दोस्तों फैट, तो फैट में हमने सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो खाद्य तेल होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल क्या होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं। ठीक है, उसमें केवल नारियल तेल, ताड़ का तेल ये सब संतृप्त होता है, बाकी सरसों का तेल, मूंगफली का तेल ये सब क्या होता है, असंतृप्त तेल होता है। तो वहां हमने एक चीज ये भी देखी थी कि असंतृप्त खाद्य तेलों को या वनस्पति तेलों को अगर हमको किस में बदलना हो, संतृप्त में बदलना हो या डालडा बनाना हो, जैसे आपने देखा वनस्पति घी होता है, डालडा एक ब्रांड है जो कि फेमस है इसलिए आपको बताया। तो वनस्पति घी बनाना हो, जिसको डालडा एक कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें बदलना हो तो वो कैसे बदला जाता है, यही हाइड्रोजन के प्रयोग से। कैसे करते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाना है। तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसी द्वारा बनाया जाता है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी। ठीक है, इसमें क्या होता है, निकेल होता है। निकेल क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेरक होता है। निकेल क्या होता है, इसका जो बारीक चूर्ण होता है, ठीक है, निकेल का बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये निकेल क्या है, उत्प्रेरक है। निकेल क्या है, उत्प्रेरक है। तो इसका बारीक चूर्ण रहता है और वनस्पति तेलों के साथ मिलके, वनस्पति तेलों के साथ ये मिलके क्या करता है, ये हाइड्रोजन वसा का निर्माण करता है, हाइड्रोजन वसा का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, हाइड्रोजन वसा का। ठीक है, अब यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। मतलब निकेल जो है एक उत्प्रेरक है, इसका बारीक चूर्ण लेते हैं और वनस्पति तेलों से जब हमको इसको मिला देते हैं तो ये किस चीज का निर्माण करती है, हाइड्रोजन वसा का, और यही बन जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी। ठीक है, चलिए यहाँ भी हमने इसका देख लिया अनुप्रयोग। अब वनस्पति तेलों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। वनस्पति तेलों को जब मिलाया जाता है निकेल में तो वो गर्म करके मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए ये टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने देख ली। अब दोस्तों एक नया टॉपिक शुरू किया जाए, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बाद वो टॉपिक क्या है, सल्फर नाइट्रोजन, अब कुछ अक्रिय गैसें। ठीक है, सल्फर के बारे में देखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे, हाइलोजन, अक्रिय गैसें। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं।
चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। आइए अब दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया है कि जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं, तो वो अपने सांस लेने के लिए सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर में गैस भरी होती है, तो श्वास लेने के लिए उसी का वो गोताखोर प्रयोग करते हैं। तो उसमें कौन सी, वो जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये जो सिलेंडर होता है दोस्तों, इस सिलेंडर में जो सांस लेने के लिए वो गैस प्रयोग करते हैं, सांस लेने के लिए गैस प्रयोग करते हैं, वो कौन सी होती है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑक्सीजन का मिश्रण होती है। ठीक है, ये जो गैस होती है केवल ऑक्सीजन नहीं होती, ये ऑक्सीजन और हीलियम का क्या होती है? मिश्रण होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो है अधिक दाब पर हीलियम क्या होता है? रक्त में कम विलेय होता है। ठीक है, अधिक दाब पे क्या होगा? नीचे दाब बहुत ज्यादा होता है, तो अधिक दाब पे क्या होगा? जब शरीर पे जो दाब भी लगता है तो हीलियम क्या होगा? हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। ठीक है, इसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं और गैसों के बारे में। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्या खास बात है दोस्तों? बहुत ही विशेष बात है। इसको हास्य गैस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हास्य गैस, या इसको क्या कहा जाता है? हास्य गैस। ठीक है, लाफिंग गैस, इसको क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हास्य गैस। इसको सूंघने से क्या होता है? व्यक्ति बिना बात के हंसने लगता है। ठीक है, लाफिंग गैस। आप ये समझिए कि अगर इसको सूंघ लिया जाए तो व्यक्ति हंसने लगता है। ये गैस जो है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया के समय। निश्चेतक जो होता है, या इसको कहेंगे हम एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, निश्चेतक के रूप में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। इस गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक तरह से शून्य करने के लिए, जैसे इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, वैसे निश्चेतक के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं। इसको सूंघ लिया, हंसता ही रहेगा, उसको दर्द का एहसास कम होगा। ठीक है, तो चलिए निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? महत्वपूर्ण है, सवाल यहां से पूछा है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हवा से भारी एक होती है ज़ीनान गैस। कौन सी गैस? ज़ीनान। आइए देखते हैं उसको भी। ये सब उन्हीं गैसों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, जो परीक्षा में पूछी गई या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो ये गैस है ज़ीनान। ज़ीनान, इसका जो सूत्र है वो क्या है? Xe। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हवा से भारी है, हवा से भारी है। ठीक है, हवा से क्या है? ये
भारी है और इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान, स्ट्रेंजर मतलब अनजान, तो ये एक तरह से स्ट्रेंजर गैस है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों क्या है, बहुत ही अलग टाइप की गैस है ये। परमाणु क्रमांक क्या है, 54 है, परमाणु क्रमांक 54 है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, ये सवाल पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी, विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स, विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने इसकी खोज की थी 1898 में, 1898 में इसकी खोज की थी, ठीक है, 1898 में। वायुमंडल में ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये जो स्ट्रेंजर गैस है या जिनान गैस है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। जिनान गैस कुछ अलग तरह की गैस है, ठीक है। अब दोस्तों अब देखेंगे हम कुछ अलग प्रयोग। वायुयान के टायर जो होते हैं दोस्तों, आपने एरोप्लेन के टायर्स देखे होंगे, एरोप्लेन के टायर्स देखते होंगे। जब आप हवा में एरोप्लेन को देखते होंगे तब उस समय आपको नहीं दिखेंगे, जब वो लैंड करते हैं तब उनके टायर बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो टेक ऑफ करते हैं उसके बाद वो क्या होता है, टायर अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टायर होते हैं इनमें भी गैस भरी होती है, तो इनमें कौन सी गैस भरी होती है, टायरों में, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, वायुयान के टायरों में, ठीक है, कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, गैस भरी होती है, ठीक है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन जो है क्यों भरी जाती है, ठीक है। वायुयान के टायरों का जो दबाव होता है, तापमान जो होता है बहुत उच्च होता है। वायुयान के जो टायरों का दबाव होता है और तापमान बहुत ही क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है। तो इसके बाद क्या होगा कि वायुयान जब उतरेगा और रुकेगा तो उस समय उसमें विस्फोट की संभावना बन जाती है, कि मतलब जब वो उतरता है और रुकता है, जब वो मतलब स्पीड कम करते करते रुकने की कोशिश करता है, उस समय की बात है, तो उसमें विस्फोट की संभावना बनने लगती है, ठीक है, उसमें काफी संभावना बन जाती है। अब नाइट्रोजन गैस का दबाव क्या होता है, काफी कम होता है। अगर वही दबाव बहुत ज्यादा होता तो नाइट्रोजन गैस क्या करती, बाहर आने के लिए परेशान रहती, विस्फोट कर देती। तो उसका दबाव ऑलरेडी कम रहता है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण, ये कारण है, परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछेगा किस कारण ऐसा होता है कि वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो चूंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होता है इसलिए टायरों में विस्फोट की संभावना नहीं होती, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसी गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। अब ये नाइट्रोजन गैस दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन गैस पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, पौधों की वृद्धि के लिए। आपने देखा होगा फसलों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए किया जाता है ताकि पौधों की वृद्धि शीघ्र हो, ठीक है। अब चलिए कीटभक्षी पौधे, हमने ये देखा है पादपों वाले टॉपिक में, जब हमने बायोलॉजी पढ़ा तो वहां हमने देखा कि कुछ ऐसे होते हैं पौधे जो कीटभक्षी होते हैं, ठीक है। नेपेंथीस का पौधा होता है, जैसे
नेपेंथीज या घटपर्णी या पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट कहते हैं, घटपर्णी कहते हैं, कीट बच्ची कहें या नेपेंथीज कहें, कुछ भी कह लीजिए, कोई कहीं भी लिखा हो कुछ भी। तो यहाँ ये ऐसी मृदा में पाए जाते हैं दोस्तों जहाँ नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है, और नाइट्रोजन तत्व जो है पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो होता क्या है, ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करते हैं, तो जो नेपेंथीज का पौधा होता है दोस्तों, इसकी पत्तियां एक विशेष आकार में मुड़ी होती हैं, वो घड़े का आकार जो है बना लेती हैं। तो जब भी कोई कीट उस पर बैठता है, वो पत्तियां जो है उस कीट को वापस अपने अंदर समा लेती हैं, उस संरचना में वो फंस जाता है, घड़े जैसे आकार में वो फंस जाता है। फिर वो कुछ स्राव करती हैं जिससे वो कीट मर जाता है, फिर कीट का पाचन कर लेती है और शोषण कर लेते हैं, जिससे उन्हें नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाती है। एक तरह से ये कहिए कि ये जो है स्वभोजी जो पौधे होते हैं, पौधे क्या है, स्वपोषी हैं, ऑटोट्रोफ हैं। तो ऑटोट्रोफ पौधों में ये सबसे बड़ा अपवाद है कि वो किसी भी पोषक तत्व के लिए या अपने भोजन के लिए किसी चीज पे निर्भर हैं, कीटों पे निर्भर हैं। नहीं तो आपको पता ही है कि प्राथमिक उत्पादक हैं, और पौधे जो होते हैं ये जो है स्वपोषी हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति कैसे होती है ये हमने देख लिया, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन की आपूर्ति। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है पौधे और तरीके से भी करते हैं, कि नाइट्रोजन जो गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस को पौधे सीधे नहीं ले पाते। तो जिन पौधों में नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, उनकी पौधों की जड़ों में, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल जो होता है, जिसमें दाल वाले पौधे आते हैं, जिनमें दो दाल होती है, चाहे वो चना हो, चाहे वो मटर हो, चाहे अरहर हो। तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो दाल वाली प्रजातियां होती हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं, उनकी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम जो है अपनी खोल के निर्माण के लिए वो क्या करता है, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का कन्वर्शन करता है किसमें, नाइट्रोजन के और यौगिकों में, अमोनियम नाइट्रेट में, नाइट्राइट में करता है। तो नाइट्राइट या नाइट्राइट ऐसे यौगिक हैं नाइट्रोजन के जिनको पौधे घुलित अवस्था में, जल के साथ घुलित अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं। पौधे जो है इसके बदले में जीवाणुओं को क्या करते हैं, आश्रय देते हैं, ठीक है। पौधे जीवाणुओं को आश्रय देते हैं और जीवाणु उनको नाइट्रोजन के यौगिक देते हैं, जिससे नाइट्रोजन की आपूर्ति उनकी पूरी हो जाती है। बात समझ में आई। तो ये कहने का मतलब है सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसलिए इस तरह जो है नाइट्रोजन तत्व जो गैस होती है अपने अलग यौगिकों के रूप में पौधों को प्राप्त होती है। और कुछ और भी जीवाणु होते हैं एजेटोबैक्टर जैसे, वो क्या करते हैं दोस्तों, सहजीवी संबंध में नहीं रहते, लेकिन वो अपनी त्वचा के खोल को बनाने के लिए नाइट्रोजन को उन यौगिकों में बदल देते हैं जिनको पौधे सीधे ले सकते हैं। वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि यौगिकों में वो चेंज करके रखते हैं तो पौधे उनको भी अपनी जड़ों से ग्रहण कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन गैस के बारे में बात हो रही है, नाइट्रोजन तत्व की बात हो रही है, किस तरह पौधे उनको ग्रहण करते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई दोस्तों। चलिए, नेपेंथीज की प्रजातियां जो है दोस्तों 440 प्रजातियां हैं कीटभक्षी पौधों की, जो इस तरह लेते हैं। अभी हमने कीटभक्षी पौधों को भी देखा कि किस तरह वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो इनकी लगभग 440 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं दोस्तों, आपको अगर घूमना हो, कभी जाना हो, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ, दार्जिलिंग में मिलेंगे, पश्चिम बंगाल, नैनीताल में और कश्मीर में, ठीक है। ये इन जगहों पे पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे, ठीक है। तो हमने नाइट्रोजन गैस को भी देख लिया। ये एक दरअसल ये अक्रिय गैस है दोस्तों, तो इसका भी अनुप्रयोग हमने देखा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और गैसों के अनुप्रयोगों को देखेंगे। जिस तरह हमने हाइड्रोजन का प्रयोग देखा, नाइट्रस ऑक्साइड का देखा, तो और गैसों के अनुप्रयोग और उनकी विशेषताओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।